होगा, शुरू करें? चलिए, ठीक है। चैप्टर का नाम जेनेटिक्स। चैप्टर का वैसे कहा जाए तो चैप्टर का 12th का चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है ना, मतलब वंशागति का सिद्धांत। चैप्टर का नाम है वंशागति का सिद्धांत। लेकिन ये जो एक अलग शाखा है, क्या है सर? ये एक अलग शाखा है। किस चीज का? तो बायोलॉजी का। किस चीज का? बायोलॉजी का एक अलग शाखा है। तो इसमें हम पढ़ते किसके बारे में है सर? तो चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स, हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी। क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी किसके बारे? तो ये है, तो यहां पे देखो एक वर्ड आया है जीन। क्या आया है? जीन और टिक्स, यानी कि किसके बारे में पढ़ना? जीन के बारे में। बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? जीन्स के बारे में, है ना। किसके बारे में? जीन के बारे में। किसके बारे में? जीन। वो जीन नहीं कि दिया रगड़े और निकल गया जीन, हाँ फलना चीज मेरे मनोकामना पूरा करो, वो जीन नहीं, है ना। तो ये जीन क्या है? तो जीन जो माता पिता के लक्षण को संतान में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, उसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, है ना। बेसिकली हम बात करेंगे तो पहले जेनेटिक्स क्या है? तो ये एक शाखा है। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about heredity and variation, है ना। किसके बारे में हम पढ़ते हैं सर? तो कहता है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरेडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इज कॉल्ड जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जिसमें हम अनुवांशिकता, हेरेडिटी का क्या मतलब होता है? अनुवांशिकता, और वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। क्या होता है? विभिन्नता। किसके बारे में? अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन जिसमें हम करते हैं। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है सर? जेनेटिक्स कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। यहां पे अब दो टर्म आ गए सर। एक वर्ड आया हेरिडिटी और दूसरा टर्म क्या आ गया? वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन। आखिर ये हेरिडिटी है क्या? अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता क्या है ना? अनुवांशिकता क्या है? जैसे बात करा जाए, कोई अनुवांशिकी जो है, क्या लगता है आप लोग को मेंडल के बाद का विज्ञान है अनुवांशिकी? जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो क्या ये मेंडल के आने के बाद ही डेवलप हुआ? अनुवांशिकी का मतलब है पहले भी आ चुका है, ये विज्ञान पहले से ही है। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर मनुष्य है तो कोई मनुष्य क्या उत्पन्न कर सकता है? मनुष्य उत्पन्न कर सकता है क्या? सांप उत्पन्न कर देगा? नहीं ना, है ना। कभी कभी ऐसा सुनने को मिला था, पिछला साल की ही कहानी है ना, कि सांप पैदा लिया है। तो पूछा गया कि कहां पैदा लिया है? तो कहा गया, पहले तो इलाहाबाद कहा गया, फिर पता चला र्यूमर फैला कि नहीं राजगीर में है। राजगीर में हमारे दोस्त एक है, करता है पावापुरी में, तो कहा कि पावापुरी पे भर्ती है वो बच्चा। तो उसको फोन लगाए तो पूछे कि देखो ऐसा कोई केस आया है क्या?
कहा कि नहीं हमको तो नहीं पता है अभी तक, और अगर ऐसा है रात को अगर पहुंचा होगा तो हम कॉल करके सुबह बताते हैं। सुबह भी कॉल किया बुतरू तो नहीं था। तो वो र्यूमर होता है, क्या होता है, अफवाह जिसको बोलते हैं, उस सब पे अफवाह पे भरोसा नहीं करते। तो जेनेटिक्स बेसिकली है क्या, ये जेनेटिक्स बहुत पुराने विज्ञान है, बहुत पुराने विज्ञान है, लेकिन इसका विकास ज्यादातर जो हुआ है बुआ, वो कब हुआ है, मेंडल के आने के बाद, मेंडल के आने के बाद। क्लियर हुई बात। तो आगे हम देखते हैं जरा कि जैसे अनुवांशिकता कहते हैं, तो अनुवांशिकता क्या होता है, माता पिता के लक्षण, माता पिता के लक्षण, संतान में आने की क्रिया, संतान में आने की क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। अगर माता पिता लंबे हैं और संतान भी हमारा क्या हो, लंबा हो, माता पिता गोर संतान भी गोर, माता पिता काला संतान भी काला, तो अगर कोई गुण ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चला आ रहा है ना, तो ये क्या कहलाता है सर, अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, अगर माता पिता के ही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लगातार आते रह रहे हैं, तो वो गुण क्या कहलाता है, अनुवांशिकता, अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है बार बार। ठीक है, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है वो क्या कहलाता है, अनुवांशिक गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुवांशिक गुण कहलाता है ना। और इस घटना को क्या कहते हैं सर, सर अनुवांशिकता हो गई, विभिन्नता क्या है सर, वेरिएशन क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है भिन्न। अगर माता पिता से भिन्न गुण संतान में उत्पन्न हो जाए, माता पिता लंबा संतान बौना, ले लिलवा लग गया, माता पिता लंबा संतान बौना, क्या हो गया, वेरिएशन आ गए, है ना, क्या हो गए, वेरिएशन हो गया। तो वेरिएशन कहलाते हैं ये, जब माता पिता के अतिरिक्त गुण अगर कोई संतान में आ जाए, है ना, जो लक्षण उसके पूर्वजों में नहीं था और वो लक्षण उत्पन्न हो जाए, तो वो क्या कहलाता है सर, वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जैसे माता पिता में नहीं है लेकिन दादा दादी में है, नाना नानी में है, वो गुण उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो ये एक अलग टर्म में आ जाता है, ये एक अलग टर्म में आता है। जैसे हम लोग जानते हैं बुआ कि हम लोग के पूर्वज कौन थे, बंदर। लोग मानते हैं कि हम लोग के पूर्वज बंदर थे, अकॉर्डिंग टू साइंस मान लो, लेकिन मानने वाले तो कुछ भी मानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस कहा जाता है कि भाई हम लोग के जो पूर्वज है वो कौन थे, बंदर ना, बंदर। और जिसमें क्या था, पूंछ पाया जाता है। हाँ, क्या हम लोगों में पूंछ है, नहीं से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूंछ, छोटा सा पूंछ डेवलप हो जाता है। क्या होता है, छोटा सा पूंछ डेवलप हो जाता है, तो ये एक अलग गुण बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटाविज्म। क्या कहते हैं उसको, एटाविज्म कहा जाता है, पूर्वजता कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पूर्वजता, पूर्वजता। एटाविज्म क्या है कि वैसे लक्षण जो हमारे पूर्वज में उपस्थित थे लेकिन कुछ पीढ़ियों में क्या हो गया, नष्ट हो गया और फिर से उत्पन्न हो गया, है ना, क्या कहलाता है, एटाविज्म कहलाता है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुआ। एटाविज्म क्या है कि भाई कुछ ऐसे लक्षण थे जो हमारे पूर्वजों में थे, पुराने पूर्वजों में थे, लेकिन कुछ पीढ़ियों में ये क्या हो गया, लुप्त हो गया और अचानक से फिर क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। तो क्या कहलाता है सर, जैसे ऐसे मानो कि एक पीढ़ी तक क्या था, पूरा खानदान का 6 उंगली था, क्या था, 6 उंगली था, और कुछ पीढ़ी के बाद वो खत्म हो गया और फिर से क्या आने लगे, 5-5 उंगली आने लगे। कितने आने लगे, 5-5 उंगली आने लगे। अचानक से एक संतान पैदा हुआ जिसमें 6 उंगली था, तब वो घटना क्या कहलाएगा, एटाविज्म कहलाएगा। अगर 5-5 उंगली आता चला जा रहा है
तो वो क्या कहलाएगा? हेरिडिटी कहलाएगा। पहले कितना था? 6, अब कितना हो गया? क्या कहलाया? क्या कहलाया? वेरिएशन कहलाया। क्लियर हुई बात? माता पिता से भिन्न लक्षण अगर उत्पन्न हो गया, वेरिएशन, और माता पिता के जैसा लक्षण उत्पन्न हो गया, हेरिडिटी। ठीक है, क्लियर हो गई? और जो पूर्वज वाला गुण लेकर के आ गया, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब है कि जेनेटिक्स की जो बात करते हैं सर, कि क्या जेनेटिक्स नहीं, इस मेंडल के पहले भी थ्योरी था, बिल्कुल था। मेंडल के पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जेनेटिक्स पर काम कर चुके थे, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं प्री मेंडलियन थ्योरी। क्या बोलते हैं? प्री मेंडलियन थ्योरी, यानी कि मेंडल की पूर्व सिद्धांत, मेंडल के पूर्व सिद्धांत, जिसमें मेंडल की कही गई बातों से भिन्न कुछ बातें कही गई थी, है ना। जिसमें क्या कहा गया था कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए, पाइथागोरस साहब आए। कौन साहब आए? पाइथागोरस साहब आए। इन्होंने वाइपर थ्योरी दिया। कौन दिया? वाइपर थ्योरी। इन्होंने बताया कि देखो ऐसा है कि बॉडी के अंदर, बॉडी के प्रत्येक हिस्से से क्या होता है? वाइपर निकलता है। क्या निकलता है? वाइपर। और वो वाइपर कलेक्ट हो जाते हैं। वो वाइपर क्या होते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं और नया जीव उत्पन्न हो जाता है। नया जीव उत्पन्न हो जाता है। ये बात क्या बोला था? पाइथागोरस साहब बोले थे, है ना। मेंडल के बहुत पहले थे ये, है ना। उसके बाद आए प्री फॉर्मेशन थ्योरी। कौन थ्योरी? प्री फॉर्मेशन थ्योरी, है ना। जब निर्माण से पूर्व, पूर्व निर्माण सिद्धांत या पूर्व जनन सिद्धांत बोलते हैं, पूर्व जनन सिद्धांत, है ना। तो इसमें बातें थी, जब बताया गया था क्या, जब स्पर्म की खोज हो चुकी थी। स्पर्म की खोज क्या किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। तो इन्होंने इनके खोज के बाद एक वैज्ञानिक थे, देखो दिमाग से निकल रहा है, प्री फॉर्मेशन थ्योरी देने वाले, स्वामरडम, या हाँ स्वामरडम थे। क्या थे? स्वामरडम थे, जिन्होंने कहा कि भाई देखो, किसी भी जीव का निर्माण उसके गैमेट में पहले ही हो जाता है, उसके गैमेट में पहले ही हो जाता है, और गैमेट के अंदर ही एक छोटी सी जीव जैसी रचना उपस्थित होती है। छोटी सी जीव जैसी रचना उपस्थित होती है, जिसे होमोनोकुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोनोकुलस। क्या कहते हैं उसको? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। क्या आया था? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। पहला थ्योरी आपका क्या आया था भाई? पहला थ्योरी आया था वाइपर थ्योरी। आज एक एक करके देखते हैं ना सारे थ्योरी को। पहला थ्योरी था वाइपर थ्योरी। क्या था? वाइपर थ्योरी। कौन थ्योरी? वाइपर थ्योरी। देने वाले वैज्ञानिक पाइथागोरस। कौन साहब थे? पाइथागोरस साहब थे, है ना। बहुत बड़े दार्शनिक थे बुआ। इनका नाम आप लोग मैथ में भी सुने होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा जो थ्योरी आया, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ये कब आया? तो जब स्पर्म की खोज हो चुकी थी उसके बाद आया, है ना। जब आने की बायोलॉजी अच्छा खासा डेवलप हो गया था, यानी कि सेल उल के बारे में लोगों की जानकारी हो गई थी, तब ये थ्योरी आया, है ना।
देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्वामरडम। स्वामरडम कौन थे? स्वामरडम थे, है ना। उसके बाद आया थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस। थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस, है ना। इनको देने वाले वैज्ञानिक थे केएफ वुल्फ। केएफ वुल्फ, है ना। उसके बाद आया थ्योरी ऑफ पैंजीनेसिस। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये, जो दिया इन्होंने थ्योरी ऑफ पैंजीनेसिस। थ्योरी ऑफ पैंजीनेसिस देने वाले वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। अपने समय के इन्हीं के कारण, अगर मेंडल को कोई वैज्ञानिक नहीं माना तो सबसे बड़ा कारण ये थे। हाँ, इनके ये अपने सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक बन गए, है ना। अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे और मेंडल का जन्म इन्हीं के समकालीन हुआ था, जिनके कारण इनका नाम, मेंडल का नाम दब के रह गया। ठीक है, तो जैसे जानते हो ना कि भाई धोनी के समय में बहुत बढ़िया बढ़िया विकेट कीपर हुआ था, लेकिन धोनी के कारण सब विकेट कीपर की करियर खराब हो गया। जैसे नमन ओझा का नाम सुना होगा, बहुत बेहतरीन विकेट कीपर था। अंबती रायडू भी बहुत बढ़िया विकेट कीपर था, बाद में वो विकेट कीपिंग छोड़ना पड़ा धोनी के कारण। रिद्धिमान साहा तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड, लेकिन धोनी के कारण उतना फेम नहीं कमा पाया। ऐसा नहीं है कि केवल धोनी ही, सचिन के समय में भी बहुत बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज हुआ था, लेकिन सचिन के कारण दब के रह गए। यही कारण होता है कि कोई कोई अगर बातें, वैज्ञानिक होते हैं ना, गलत समय में अगर पैदा ले लिया हो और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, उनकी बातें अगर सही भी होती है ना, तो लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं होता था। मेंडल को कोई वैज्ञानिक मानता ही नहीं था, बेचारा अंतिम में जाकर के टीचर बना। लोग वहां बच्चे भी उसको नकार दिए कि नहीं, टीचर है ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं है बढ़िया से। फिर अंतिम में वो खेती बाड़ी पे ध्यान करने लगे, और जो खेती बाड़ी करने लगे उसी को लिखते रहे, और वही आज जाकर के जेनेटिक्स का सिद्धांत बना हुआ है ना। थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर कभी कोई इज्जत ना करे तो दुख नहीं मनाना इस बात का, है ना। जब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट को कोई मानता ही नहीं था कि वो साइंटिस्ट है, तो तोहनी कौन गली के है से पहले बता, बसरिया घर के है। हाँ, ठीक है, ठीक है। कौन थे थ्योरी ऑफ पैंजीनेसिस देने वाले? चार्ल्स डार्विन, है ना। और एक और था पार्टिकुलर थ्योरी। पार्टिकुलर थ्योरी थ्योरी डार्विन से पहले ये थ्योरी मिला था। पार्टिकुलर थ्योरी जो था ना, डार्विन से पहले मिला था। देने वाले वैज्ञानिक थे मीपार्चियस। ठीक है। एक और वैज्ञानिक हुए, एनसीईआरटी में नहीं खोजना बुआ ना, ना मिलेगा ही नहीं एनसीईआरटी में। अब तुम खोज रहे हो, ये सब के नाम कहां नजर आने जा रहा है, ये सब थ्योरी कहां नजर आने जा रहा है? एनसीईआरटी में वहां से नहीं है, वो सब नहीं है। ये प्री एनसीईआरटी जो दे रखा है तुम्हारा, वहां पे हल्का सा ब्रीफिंग किया हुआ है केवल प्री मेंडलियन थ्योरी। क्या है ये सारे जो लिख रहे हैं हम, प्री मेंडलियन थ्योरी, और आपका एनसीईआरटी मेंडलियन थ्योरी से शुरू होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग।
अकबका ही नहीं। उसके बाद आता है एक वैज्ञानिक आए, है ना, कार्ल रेचर एक्सपेरिमेंट। कौन एक्सपेरिमेंट था? कार्ल रेचर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एकदम सेम एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था, वही एक्सपेरिमेंट कार्ल रेचर साहब भी किए थे, है ना। मेंडल के समय से लगभग 70-80 साल पहले, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से 70-80 साल पहले सेम एक्सपेरिमेंट। लेकिन इनके साथ एक गलती हो गया था, है ना। इनके साथ गलती हुआ था क्या? ये गलत प्लांट को चूज कर लिया था। हाँ हाँ, मटर का पौधा नहीं चूज किया था, ये गलत प्लांट चूज कर लिया था भाई, है ना। इन्होंने तंबाकू का पौधा चूज कर लिया था, पता नहीं इन गंजड़ी उंजड़ी थी कि जिनको तंबाकू बहुत पसंद था, इन्होंने तंबाकू के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। कार्ल रेचर साहब किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे? तंबाकू के पौधे पर। और उसमें एक घटना घट जाती है जिसमें होता है ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर, जो कि इनके एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा दोष नजर आया था। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर क्या था? इनके एक्सपेरिमेंट का दोष नजर आ गया था, है ना। तो ये बहुत सारे थ्योरी थे, है ना। एक थ्योरी यहां पे छूट गया शायद, हाँ, फ्लूइड थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी। अरस्तु का थ्योरी छूट गया था, बहुत बड़े थे। फ्लूइड थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था? अरस्तु, अरस्तु के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे प्रीमेंडलियन थ्योरी है बुआ, प्रीमेंडलियन थ्योरी। एक एक करके जरा हम डील करते हैं धीरे धीरे करके, है ना। सबसे पहले कौन था? वेपर, हाँ, वेपर थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक कौन? पाइथागोरस साहब। प्रीमेंडलियन थ्योरी में सबसे पहला किनका नाम आया? पाइथागोरस साहब, है ना। इनका जो कालखंड रहा वो लगभग 500 BC के करीब, किस कब? 500 BC, है ना। हाँ, तो इस थ्योरी में कहा गया भाई कि जीवों के बॉडी से, जीवों के बॉडी से कुछ इनविजिबल वेपर निकलता है। क्या निकलता है? वेपर, वाष्प निकलता है, और वो वाष्प संगठित होकर, संघनित होकर नए जीव उत्पन्न कर देते हैं। क्या कहते हैं? नए जीव उत्पन्न कर देते हैं, है ना। इन्होंने क्या बोला? भाप, भाप हो, भाप। जीवों के बॉडी से क्या निकलता है? भाप निकलता है, और ये भाप संगठित होकर के क्या होता है? संघनित होकर के क्या होता है? नया जीव उत्पन्न कर देते हैं। कोई लॉजिक इसमें नजर नहीं आया। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, अरस्तु साहब। अल्लाह, कौन? अरस्तु साहब। इन्होंने कौन थ्योरी दिया? फ्लूइड थ्योरी। कौन थ्योरी? फ्लूइड थ्योरी। इन्होंने बताया कि जीवों के अंदर कुछ लिक्विड होते हैं। क्या होता है? लिक्विड होते हैं जो जीवों को उत्पन्न करने में मदद करते हैं, है ना। जीवों को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। तो इन्होंने बताया कि देखो, मेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो हाईली प्यूरिफाई होता है। क्या होता है? हाईली प्यूरिफाई होता है। मेल के अंदर, मेल के अंदर जो फ्लूइड होता है हाईली प्यूरिफाई, अति शुद्ध होता है ना, जिसे वर्तमान समय में हम लोग क्या बोलते हैं? तो सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यही क्या करता है? जीव के निर्माण में मदद करता है, नए जीव बनाने में मदद करता है। और इन्होंने फीमेल में जो फ्लूइड पाया गया था, फीमेल फ्लूइड जो था, उसको इन्होंने इम्प्योर फ्लूइड कहा था। हाँ,
कहा कि मादा के अंदर जो फ्लूइड पाए जाते हैं, तरल पदार्थ जो पाया जाता है, वो क्या होता है, इम्प्योर होता है ना, अशुद्ध होते हैं। जबकि मेल के क्या होता है, हाईली प्यूरिफायर होते हैं, है ना, अति शुद्ध होते हैं। ठीक है, और वही क्या करता है, बनाने में मदद करता है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि फीमेल पार्टिसिपेशन ही नहीं करते हैं, फीमेल भी जीवों के निर्माण में भाग लेते हैं, बहुत सारा, है ना। उसके बाद आया क्या, थ्योरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन थ्योरी। प्रीफॉर्मेशन थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, स्वामरडम। कौन थे, स्वामरडम, है ना, स्वामरडम। इन्होंने बताया कि भाई देखो ऐसा है, अब थोड़ा सा साइंटिफिकली बातें होने लगी। यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा था, अब यहाँ पे बातें होने लगी कि देखो जीवों के अंदर क्या होता है कि एक गैमेट होते हैं, और उसी गैमेट के अंदर एक जीव जैसी रचना उपस्थित होती है, जीव जैसी रचना उपस्थित होती है। और उस रचना को इन्होंने क्या बोला था, होमोनोकुलस। होमोनोकुलस प्रीफॉर्मेशन थ्योरी में एक वर्ड आता है, क्या है, होमोनोकुलस। क्या आता है, होमोनोकुलस। क्या आता है भाई, होमोनोकुलस। और इन्होंने बताया कि स्पर्म में ये संरचना उपस्थित होता है। यहां पे फिर इन्होंने गलती कर दिया कि स्पर्म में ही यह रचना उपस्थित होता है। ठीक है, फिर आगे आया एक वैज्ञानिक जिनका नाम है के.एफ. वोल्फ, थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस। थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस। तो इन्होंने बोल दिया कि होमोनोकुलस नामक कोई संरचना नहीं होती है, होमोनोकुलस नामक कोई संरचना नहीं होती है, बल्कि जीवों के गैमेट के अंदर कुछ ऐसी पदार्थ उपस्थित होता है, ऐसे लक्षण उपस्थित होते हैं जो संगठित होकर नए जीव का निर्माण कर देते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, इसको इन्होंने इपिजीन्स का, क्या कहा, इपिजीन्स का, इपिजीन्स का, है ना। और यही इपिजीन्स क्या करता है, नए जीव उत्पन्न करते हैं। किनके अनुसार से, के.एफ. वोल्फ के अनुसार, के.एफ. वोल्फ के अनुसार, है ना। उसके बाद पार्टिकुलर थ्योरी आया, है ना, सीक्वेंस में हम थोड़ा सा नीचे लिख दिए, है ना। उसके बाद कौन सी आया, पार्टिकुलर थ्योरी, जिनका नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मैपार्चियस, है ना। इन्होंने बताया कि जीवों के अंदर प्रत्येक जीवों के अंदर प्रत्येक बॉडी के हिस्से से छोटे छोटे कण उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे कण उत्पन्न होते हैं, और ये कण आपस में मिल करके नया जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये बोलने का कौन कहानी क्या बोला था, मैपार्ची। ये डार्विन साहब अपने समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इनसे लोगों ने पूछा कि बताइए क्या करना है आपको, आनुवांशिकता के बारे में कुछ कहिए। इन्होंने ही बताया था कि मनुष्य की उत्पत्ति जो है बंदर से हुई है ना। इन्होंने ही बताया था, जब इन्होंने डार्विनिज्म की बातें कही, है ना। इन्होंने डार्विनिज्म की बातें जब इन्होंने एक बुक लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें इन्होंने बातें बताई थी कि भाई देखो ऐसा है कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई, जिनका बहुत आलोचना भी झेलना पड़ा। इनके दादाजी एमर्सस डार्विन अपने समय के बहुत बड़े डॉक्टर थे, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे और बहुत रईस आदमी भी थे। इनके दादाजी अपने समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक क्या बोल रहे डॉक्टर थे, एमर्सस डार्विन साहब, है ना। बहुत मतलब अच्छा खासा रुतबा था। ठीक है, और खूब इन्होंने लगभग 6 साल तक
HMS बीगल नामक जहाज से, HMS बीगल नामक जहाज से, पानी वाली जहाज से यात्रा किया था भाई। और तब जाकर के उन्होंने जीवों के बारे में, उत्पत्ति के बारे में कहानी बताया था। वो अगला चैप्टर में हम देखेंगे जैव विकास में, ठीक है। तो इनके बारे में इनसे पूछा गया कि भाई आप इतना अगर बोलते हैं तो बताइए आनुवांशिकता के टर्म में आप क्या कर सकते हैं, आनुवांशिकी के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है कि इन्हीं की जो एपिजेनेसिस की जो थ्योरी थी ना, इन्हीं थ्योरी को रिपीट करके इन्होंने कुछ बातें बोल दिया, ठीक है ना। कहा इन्होंने कि जीवों के बॉडी के अंदर, जीवों के बॉडी के अंदर छोटे छोटे कण होते, छोटे छोटे कण होते हैं, और वो कण मिल करके, छोटे छोटे कण होते हैं और वो कण मिल करके क्या बनाता है, नया जीव उत्पन्न करता है। तो इस कण को इन्होंने कहा था जेम्यूल। क्या बोला था, जेम्यूल या पेंजिन्स। क्या बोला था, पेंजिन्स कहा था, जेम्यूल या पेंजिन्स कहा था, पेंजिन्स और जेम्यूल कहा था, है ना। तो जेम्यूल या पेंजिन शब्द किसके लिए कब कौन यूज किए थे, डार्विन साहब। कौन थ्योरी में, थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस में, थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस में, है ना। फिर आपका लास्ट कौन था, कॉलरेचर एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने क्या किया था, तंबाकू के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, और लगभग लगभग कार्य जो मेंडल ने किया था ना, लगभग सेम कार्य उन्होंने भी किया था। लेकिन एक घटना घटी थी, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर का मतलब समझते हैं आप लोग, लक्षणों का सम्मिश्रण, लक्षणों का सम्मिश्रण। मर्द गलती लिखा रहा है, लक्षणों का सम्मिश्रण, है ना। जैसे माता पिता, माता पिता क्या है, जैसे एक ताल है, लंबा आदमी है, और उसकी शादी बौना से हो जाए, किससे हो जाए, है? तो संतान जो उत्पन्न होना चाहिए था, तो वो कैसा हो रहा था, या तो लंबा हो सकता था, बौना हो सकता था। लेकिन इनके साथ क्या परेशानी देखने को मिला कि भाई मंझलौका किस्म के संतान उत्पन्न हो रहा था। कैसा, मंझलौका किस्म के, है ना लंबा ना बौना, मीडियम हाइट के, है ना। तो ये जो कहानी उत्पन्न हुआ ना इनका, ये इनको नुकसान दे दिया। इसी घटना को कहा गया ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर, लक्षण का मिल जाना, लक्षण का मिल जाना। लेकिन डार्विन मेंडल में ऐसा नहीं हो रहा था, लंबा बौना मिल करके लंबा उत्पन्न कर रहा था पहला में, फिर दूसरा में आगे चल करके बौना भी उत्पन्न हो रहा था, है ना। तो वो आगे हम बात करते हैं उनके बारे में, थ्योरी उनके बारे में तो बहुत टाइम लगेगा पहुंचते पहुंचते, पहले थोड़ा, है ना। तो ये प्री फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, प्री मेंडलियन थ्योरी था जेनेटिक्स का, है ना। और इनके पहले भी लोग मानते थे भाई कि भाई देखो ऐसा है कि मनुष्य है तो मनुष्य ही उत्पन्न करेगा, गाय है तो गाय ही उत्पन्न करेगा। तो माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं, सांप है तो सांप ही उत्पन्न करेगा, है। तो ये जो थ्योरी था, ये सारे थ्योरी जो क्या कहलाए, प्री मेंडलियन थ्योरी कहलाए, है ना। ठीक है, आए जरा अब ये प्री मेंडलियन थ्योरी की बात करेंगे। अब बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा मेंडल के हिस्से, मेंडल के काल के बाद, है ना। क्या अब आता है कि सर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आखिर ये जेनेटिक्स वर्ड आया दिया किसने, है ना, और जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है ना। पहले फोटो खींचेगा, अच्छा अच्छा ठीक है, ले लिया स्क्रीन से, ठीक है, आओ।
है ना। आइए जरा देखते हैं, टर्म जेनेटिक्स की अगर बात करा जाए, है ना, तो जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है जीनेसिस से। किससे? जीनेसिस से। जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जीनेसिस से, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो इनटू, ग्रो जेनेसिस का क्या मतलब होता है? टू ग्रो इनटू, है ना, मतलब क्रमागत वृद्धि, मतलब क्रमागत वृद्धि, लगातार विकास होना, कुछ ना कुछ वृद्धि होना, जेनेसिस का अर्थ होता है। तो जेनेटिक शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सन मतलब बेटा, तो कौन दिया? बेटेसन। जेनेटिक शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कब दिया? 1925 में। कौन दिया था? 1925 में। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, है ना। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। बेटेसन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और इन्होंने ही एक जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने भरी वैज्ञानिकों की भरी सभा में मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। वैज्ञानिकों की भरी सभा में मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा। अगर बेटेसन साहब नहीं होते तो मेंडल का नाम कहीं नहीं आता। मेंडल बेसिकली कोई नियम नहीं दिए थे, हाँ हाँ, मेंडल केवल मैथमेटिकल आंकड़ा प्रस्तुत किए थे, है ना। और उस मैथमेटिकल आंकड़ा से बेटेसन ने मेंडल के नियमों को प्रतिपादित कर दिया। समझ में आई बात? तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाने वाला कौन है? बेटेसन साहब, है ना। समझ में आई बात? क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें और वैज्ञानिकों की, मेंडल तो है ही फादर ऑफ जेनेटिक्स, लेकिन उनके अलावा भी कुछ वैज्ञानिकों को हम देख ले थोड़ा। वैज्ञानिक थे टीएच मॉर्गन, नाम तो जानते होंगे, थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चुना था? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, फ्रूट फ्लाई। कौन फ्लाई? फ्रूट फ्लाई। याद रखना वैज्ञानिक नाम, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। टीएच मॉर्गन ने किन पे एक्सपेरिमेंट किया था? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन? टीएच मॉर्गन ने, है ना। और इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है इन्हें। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, है ना। इन्होंने क्या किया था? ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया और बताया, सबसे पहले तो यह बताया कि जीन उपस्थित कहां होता है, जीन उपस्थित कहां होता है। तो इन्होंने बताया था जीन गुणसूत्र के ऊपर। कौन क्रम में उपस्थित होते हैं? रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं, है ना।
श्रेणी क्रम में, समांतर, बहुत फिजिक्स का तड़का लगा रहे हो तुम लोग यहाँ पे। श्रेणी क्रम और समांतर का, रेखीय क्रम में, लीनियर इन सीक्वेंस, है ना। उसके बाद एक लेडीज का नाम आता है, बारबेरा मैक्लिंटॉक। बारबेरा मैक्लिंटॉक, कौन थे? बारबेरा मैक्लिंटॉक। इन्हें लेडी मेंडल के नाम से जाना जाता है। कौन मेंडल? लेडी मेंडल। इन्होंने जंपिंग जीन, कौन जीन? जंपिंग जीन। आज हम बात करते हैं जंपिंग जीन क्या होता है। जंपिंग जीन की खोज किया था, है ना। जंपिंग जीन की खोज किया था, है ना। इसी जंपिंग जीन को एक और नाम से जानते हैं, ट्रांसपोजोन बोलते हैं। ट्रांसपोजोन्स। देखो यहां पे नाम से पकड़ना। ट्रांस मतलब बदलना, पोज मतलब पोजीशन, और वैसे जीन जो अपना स्थान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? और जो बदलेगा वो खुद ही नहीं बदलेगा, इसीलिए इसको क्या कहा था इन्होंने? जंपिंग जीन। समझ में आई बात? तो इन्होंने जंपिंग जीन की खोज किया था। एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानसन। जोहानसन, जिन्होंने 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किया था। कब? तो जीन शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो जोहानसन से पहले जो वर्ड यूज होता था जीन के लिए, क्या यूज होता होगा? तो जीन से पहले के लिए जो वर्ड यूज किया जाता था वो वर्ड था फैक्टर। क्या था? फैक्टर। क्या कहता है? फैक्टर या कारक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारक। जीन से पहले कौन वर्ड का प्रयोग करते थे? जो जीन बना है वो किस शब्द का विकसित रूप है? फैक्टर का, कारक, है ना। तो 1909 में से जीन शब्द चलने लगा है। ओकर पहले क्या चल रहा था? फैक्टर। फैक्टर वर्ड बोलने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जीजे मेंडल। जीजे जानवे करते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल, है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो कहते हैं बुआ, लेकिन इनके कार्यों को 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने फिर से दोहराया, अलग अलग रूप से, है ना। एक था हुगो डिविराइज। सर इस चैप्टर में 2 चीजों पे फोकस रखना, एक टर्मिनोलॉजी पे और दूसरा साइंटिस्ट पे। हाँ, 2 चीजों पे फोकस करना, एक टर्मिनोलॉजी पे और दूसरा साइंटिस्ट के, है ना। उसके बिना ये चैप्टर, इवन बायोलॉजी पूरा अधूरा है, टर्मिनोलॉजी और साइंटिस्ट के बिना। ठीक है, तो आपको तो याद रखना पड़ेगा। हाँ, भले प्री एक आध हो सकता है कि अगर पहले पूछता था, अब हो सकता है ना भी पूछे, नीट और जेई में भी। नीट में तो खैर उम्मीद है नहीं पूछे। प्री मेंडलियन थ्योरी पहले पूछता था, हो सकता है अब ना पूछे, लेकिन बिहार बोर्ड में उम्मीद नहीं रखना कि प्री मेंडलियन थ्योरी से आएगा क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन जानना जरूरी है।
अगर किसी भी चीज के बारे में जान रहे हो तो पहले उसकी हिस्ट्री जानो, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तब आप उस पढ़ने में मजा आएगा, है ना। पहला वैज्ञानिक कौन थे? हुगो डी वेराइज, है ना। दूसरा थे इरविन सरमाक, इरविन सरमाक, है ना। और तीसरा वैज्ञानिक थे कार्ल कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस, है ना। तो ये तीन वैज्ञानिकों ने मिल करके, अलग अलग कहा जाए तो 1900 ईस्वी में, कब? 1900 ईस्वी में, एक थे जर्मनी के, एक थे हॉलैंड के, एक थे ऑस्ट्रिया के। ये हॉलैंड के, ये कॉरेंस जर्मनी के, और सॉरी ये ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया वही मेंडल के घर गांव के देश के, और कॉरेंस इरविन सरमाक जर्मनी के। इनसे भी पीछे में पूछ चुका है क्वेश्चन सर, मेंडल के कार्यों को किसने दोहराया? तीन वैज्ञानिक, कब? 1900 ईस्वी, है ना। 1900 ईस्वी में क्या किया गया? मेंडल के कार्यों को दोहराया गया। किनके वैज्ञानिक, कितने वैज्ञानिकों के द्वारा? तीन वैज्ञानिकों के द्वारा, हुगो डी वेराइज, सरमाक और कॉरेंस। दिख नहीं रहा है, आवाज चल रहा है, ठीक है, हो गया? कई मिनट हो गया रे? अभी कहाँ होगा, एको घंटा तो नहीं हुआ, 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ है? एक और वैज्ञानिक का नाम ले लेते हैं इस दरमियान। एक वैज्ञानिक थे रेजिनाल्ड पनेट, रेजिनाल्ड पनेट, पनेट। आगे हम जब जाएंगे ना तो मेंडल के नियमों को, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को एक स्क्वायर चार्ट में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक स्क्वायर चार्ट। तो रेजिनाल्ड पनेट ने स्क्वायर पनेट का शुरुआत, पनेट स्क्वायर चार्ट का निर्माण किया था। क्या किया था? रेजिनाल्ड पनेट, पनेट स्क्वायर चार्ट। क्या बनाए थे इन्होंने? पनेट स्क्वायर चार्ट, है ना। और पनेट स्क्वायर चार्ट का निर्माण किया था कौन? रेजिनाल्ड पनेट ने, है ना। आगे नेक्स्ट डे देखते हैं, है ना। हाँ।